तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, डायग्राम मैंने ड्रॉ करवाया था प्रॉपर। मैंने एक बेल जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल फिट करवाई थी और फिर उस बेल जार को वैक्यूम किया गया था। मैंने वहां पे एग्जॉस्ट, तुम डायग्राम में देख सकते हो, मैंने डायग्राम बनवा रखा है। उसमें मैंने नीचे की साइड एग्जॉस्ट पंप भी लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट पंप का मतलब है वो इसके अंदर की सारी एयर को बाहर कर देगा और अंदर से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वैक्यूम। मतलब बिल्कुल भी इसके अंदर मीडियम रहेगा ही नहीं। तो बताओ, इस तरह से जब हम इलेक्ट्रिक बेल को फिर बजाएंगे तो क्या हमें सुनाई देगी? नहीं। अगर देगी भी तो ना के बराबर देगी, मतलब बहुत कम साउंड प्रोड्यूस होएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर साउंड प्रोड्यूस करनी है और साउंड की प्रोडक्शन को फ्लो में लाना है तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। उसके लिए किसी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर वो मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अगर एक की साउंड दूसरे तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मीडियम की। तुम देख सकते हो बेल जार के अंदर साउंड, बेल जार के अंदर बेल बजेगी तो सही, लेकिन वो बेल हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो जब डायग्राम बना लिया है तो डायग्राम के नीचे लिखना नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस साउंड we must supply energy. To produce sound we must supply energy. We must supply energy. मतलब अगर हमें साउंड प्रोड्यूस करनी है तो तुम्हें पहले क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी। बिना एनर्जी के साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। लिखो, फॉर द वाइब्रेशन we must supply energy, for the vibration, for the vibration of the source, for the vibration of the source. To produce energy we must, to produce sound we must supply energy for the vibration. वाइब्रेशन मतलब मैंने पहले बता दिया था, जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हिलता है, कंपन होती है उसके अंदर, कांपने लगता है ऑब्जेक्ट। वी मस्ट प्रोवाइड, वी मस्ट सप्लाई एनर्जी फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, ऑफ द सोर्स। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो। तो मुझे बताओ, साउंड प्रोड्यूस तो चलो कर लेंगे, लेकिन उस साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए ना। अगर उसको वो मीडियम नहीं मिला तो साउंड प्रोड्यूस तो होगी लेकिन ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ट्रांसमिट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी। तो सेकंड पॉइंट लिखो, टू ट्रांसमिट, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, to transmit sound we must provide a medium. To transmit sound we must provide a medium. We must provide a medium. To transmit sound we must provide a medium. We must provide a medium. तुम देख, तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए बात, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस वैक्यूम है। वैक्यूम कहने का मतलब वो पूरी तरह से खाली है, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी गैस नहीं होती है, ना तो वहां पे एयर है ना ही वहां पे वाटर है। स्पेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वहां पर लाइफ नहीं होती है, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर कोई जीवित नहीं रह सकता क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब ना तो वहां पे ऑक्सीजन है, ना ही वाटर है, ना कुछ है, कोई सी भी गैस नहीं है, मतलब मीडियम है ही नहीं। तो बताओ, जब अगर दो एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में चले जाएंगे तो क्या उन्हें आपस की बातें सुनाई देंगी? नहीं। इसलिए उनकी आपस की जो बातें होती है वो उन्हें खुद सुनाई नहीं देती, उनके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है साउंड के लिए, उससे वो सुनते हैं उन बातों को। ठीक है। तो उनकी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट लिख लो नोट के अंदर, नोट के अंदर लिखो सेकंड पॉइंट, टू ट्रांसमिट साउंड वी मस्ट प्रोवाइड अ मीडियम। मतलब ये तो मैंने लिखवा दिया था सेकंड पॉइंट नोट में। ठीक है। नोट के अंदर अब थर्ड पॉइंट लिखना।
थर्ड पॉइंट पर टिक कर लेना। कई बार एक नंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट्स आपस की बातें क्यों नहीं सुन पाते हैं, वो एक दूसरे से क्यों नहीं बोल पाते हैं। अगर स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अगर स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट्स हैं तो वो आपस में बातचीत क्यों नहीं कर पाते, तो यही तो रीजन है ना, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। अगर वो बोलेंगे भी तो वो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मीडियम होना चाहिए। तो लिख लो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम, बोर्ड पे लिखा हुआ है एब्सेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम टू एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स बोर्ड पे लिखा हुआ है, TWO2 मतलब दो एस्ट्रोनॉट्स, टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट टॉक मतलब बात नहीं कर पाते, टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, वो आपस में बात नहीं कर सकते, कैन नॉट टॉक टू ईच अदर ऑन द मून, ऑन द मून, क्योंकि ये भी स्पेस में आता है और वैक्यूम में मतलब कोई सी भी गैस नहीं है। तो बताओ अगर वहां पे बम भी फट जाए, अगर वहां पे बम भी एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या हमें उसके धमाके की आवाज सुनाई देगी? नहीं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यदि मून पर ब्लास्ट किया जाए तो क्या उस ब्लास्ट को हम सुन पाएंगे? नहीं, नहीं सुन पाएंगे। फोर्थ पॉइंट लिखो फिर इसी बात पर, लिखो वी कैन नॉट हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, वी कैन नॉट हियर का मतलब है हम नहीं सुन सकते हैं, वी कैन नॉट हियर अ बॉम्ब एक्सप्लोजन, वी कैन नॉट हियर अ बॉम्ब एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, अगर कोई बम भी फटेगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसका एक ही कारण है, वहां पर कोई मीडियम नहीं है। कैन नॉट हियर अ बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑन द मून, ऑन द मून मतलब मून पर अगर कोई बम भी फट जाता है तो भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ऑन द मून। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो तुम्हें पता चल गया है साउंड को ट्रांसमिट होने में एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, अगर उसे वो मीडियम नहीं मिलेगा तो वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो देखो जब भी हम साउंड की बात करते हैं ना, जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो ध्यान रखना साउंड की एक सीरीज बन जाती है। मान लो यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है जिसमें से साउंड निकल रही है, यहाँ पर एक ऐसा सोर्स है मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है या फिर ऐसी कोई चीज है जिसमें से क्या निकल रही है? साउंड। तो देखो इसकी जो साउंड निकल रही है धीरे धीरे वो ट्रांसमिट हो रही है, इससे निकलने वाली जो साउंड है वो धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रही है इस तरह से।
देख सकते हो जो इस ऑब्जेक्ट से साउंड निकल रही थी मैंने उसको प्रॉपर वे में ड्रॉ करा है। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कहीं कहीं पर तो मैंने ज्यादा डार्कनेस दिखाई है और कहीं पर यहाँ पर लाइटनेस दिखाई है। देखो इस वाले एरिया में कितना कम है, इस वाले एरिया में कितना ज्यादा है, फिर यहाँ पर कितना कम है, फिर यहाँ पर कितना ज्यादा है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये रिलेशनशिप तुम्हें दिखाई दे रही होगी। और ध्यान रखना इस बात को, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कोई साउंड निकलती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कोई साउंड निकलती है और वो मीडियम में ट्रेवल करके हमारे कान तक पहुंचती है, जब वो साउंड मीडियम में ट्रेवल करके हमारे कान तक पहुंचती है तो उसकी भी एक कंप्लीट सीरीज होती है। उसके पहुंचने का, उसके ट्रेवल करने का भी एक तरीका होता है। कहीं कहीं पर वो साउंड हाई प्रेशर में होती है, कहीं कहीं पर वो साउंड लो प्रेशर में होती है, कहीं कहीं पर वो साउंड हाई प्रेशर में होती है और फिर कहीं कहीं पर वो लो प्रेशर में होती है। मतलब जो पूरे रास्ते में ट्रेवल करके आ रही है ना साउंड, पूरे मीडियम में वो ट्रेवल करके आ रही है, कहीं पर उसका प्रेशर होता है हाई साउंड का और कहीं पर प्रेशर उसका होता है लो। तो तुम देख सकते हो मैंने हाई प्रेशर को थोड़ा ज्यादा डॉटेड से दिखाया है और लो प्रेशर को मैंने कम डॉटेड से दिखाया है। तो ध्यान रखना ये जो हाई प्रेशर वाले कंपोनेंट होते हैं, ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है इसको दिखाया जाता है सी से। हाई प्रेशर वाले एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। सी का मतलब क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। और जहां पर कम प्रेशर होता है, देखो इनमें कम प्रेशर है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। तो आर कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पर साउंड का प्रेशर बहुत ही कम है, और सी कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पर साउंड का प्रेशर काफी हाई है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सी का मतलब होता है कंप्रेशन, सी का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन, और आर का मतलब होता है रेयरफैक्शन। खैर ये मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर आर और सी का क्या मतलब है, इनके बारे में तुम्हें पता चल गया है कि ये होती क्या चीज है। कंप्रेशन कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पर साउंड का प्रेशर कैसा होता है, हाई। और रेयरफैक्शन कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पर साउंड का प्रेशर कैसा होता है, लो। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, जब मैं बोलूं तब करना है। ड्रॉ करने से पहले तुम एक हेडिंग डाल दो, हेडिंग यही है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिर्फ दो डेफिनेशन नहीं है, ये दो पर्टिकुलर टॉपिक है जो तुम्हें याद रखने हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है और अब तक कई बार आ भी चुका है। अब तक ये टॉपिक पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वैसे तो तुम्हें डेफिनेशन में क्या लिखना है ये मैंने पहले ही बता दिया है, डेफिनेशन अब बहुत आसान लगेगी और तुम चाहो तो इस डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हो। वैसे ये डायग्राम तुम्हें मुश्किल से ही मिलेगा बुक के अंदर, ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से बना रखा है। हाँ, नंबर 1 में लिखो, पहले मैं बताऊंगा तुम्हें कंप्रेशन के बारे में, तो पहले फर्स्ट पॉइंट में डाल दो कंप्रेशन। हाँ, तुम्हें पूरा लिखना है, सी मत डाल देना, तुम्हें पूरा लिखना है कंप्रेशन। हाँ, वर्ड लिखने के बाद डेफिनेशन लिखो, लिखो इट इज द रीजन, रीजन का मतलब होता है एरिया, रीजन का मतलब क्या होता है, एरिया। मतलब कंप्रेशन ऐसा एरिया है जहां पर प्रेशर कैसा रहता है, हाई। कंप्रेशन मतलब ऐसा रीजन जिस रीजन में प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर। और रेयरफैक्शन कहने का मतलब ऐसा रीजन जहां पर प्रेशर कैसा होता है, लो। ठीक है, तो लिखो इट इज द रीजन इन विच, इट इज द रीजन, बोर्ड पे लिखा हुआ है रीजन, इट इज द रीजन इन विच high pressure, in which high pressure of sound, it is the region in which high pressure of sound, in which high pressure of sound, high pressure of sound। अब सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट में लिखना रेयरफैक्शन, और उसकी डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो वैसे तो, लेकिन फिर भी लिख लो, लिखो इट इज द रीजन इन विच
It is the region. It is the region in which low pressure of sound. It is the region in which low pressure of sound. In which low pressure of sound. मतलब जिस रीजन में लो प्रेशर है वो रेयरफैक्शन है, और जिस रीजन में हाई प्रेशर है वो कंप्रेशन है, वो सी है। तो देखो, साउंड इस पूरे रास्ते ट्रेवल करके कहां पर पहुंचेगी? कान तक। मतलब इस पूरे रास्ते में ट्रेवल करती है, और ट्रेवल भी दो तरह से करती है, कभी कभी हाई प्रेशर होता है और कभी कभी लो प्रेशर होता है। मतलब ये जो पूरी सीरीज है ना, एक साउंड ने ये पूरी जो सीरीज बनाई है, इस पूरी सीरीज को बोला जाता है साउंड वेव्स। मतलब उस सीरीज के अंदर कुछ रेयर फैक्शन है, कुछ कंप्रेशन है, कुछ रेयर फैक्शन है, कुछ कंप्रेशन है। इस पूरी सीरीज को बोला जाता है साउंड वेव्स। ठीक है, तो नोट के अंदर अब तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है नंबर 1 में डालकर। एक काम करो, नोट लिखने से पहले ये डायग्राम नोट कर लो। ठीक है, डायग्राम बना लो। ठीक है, और वीडियो पोस्ट करके बना लेना। हाँ, नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट। अब साउंड वेव्स के लिए एक डेफिनेशन लिख लो। साउंड वेव्स की एक डेफिनेशन नोट करो। साउंड वेव्स। तो बताओ, ये वेव्स क्या कोई छोटी वेव है या चलती रहती है? बताओ, जब तक हमारे कान तक पहुंचेगी नहीं तब तक ये साउंड ट्रेवल करती रहेगी ना। जब तक ये साउंड सीरीज हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये ट्रेवल करती रहेगी। ठीक है, इसलिए इस तरह की जो वेव्स होती हैं उनको ये भी बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोला जाता है? खैर, इसके बारे में बाद में आएगा टॉपिक, अभी इसका टॉपिक नहीं है। वैसे ध्यान रखना है तुम्हें, फिलहाल साउंड वेव्स के बारे में लिख लो। तो बताओ, साउंड वेव्स के अंदर क्या क्या होता है? साउंड वेव्स में बस दो ही तरह की चीजें होती हैं, एक तो कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव्स में लिखो, साउंड वेव्स इज अ सीरीज, साउंड वेव्स इज अ सीरीज ऑफ compressions and rarefactions. Sound waves is a series. Sound waves is a series of compressions and rarefactions. Of compressions and rarefactions. Sound waves is a series of compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions. तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो अभी मैंने बता दिया था, साउंड वेव जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो ट्रेवल करती रहेगी। इसलिए जो साउंड वेव्स होती है इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इजी है, शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग, साउंड वेव्स आर longitudinal वेव्स। मतलब जो साउंड वेव्स होती है उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? तो साउंड वेव्स को ही क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मान लू ए और एक दूसरा पॉइंट मान लू बी, और इस पर मुझे एक स्ट्रिंग फिट करना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग, मतलब ऐसी तार जो स्प्रिंग टाइप है, और उसे मैं एक तो यहां से फिट कर रहा हूं और एक वहां से फिट कर रहा हूं। तो देखो, इस तरह की पोजीशन मिलेगी। मतलब ये तुम्हारा फ्री पोजीशन है। ठीक है, और इस वाली पोजीशन को फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, जो मैंने अब दिखाए। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग बांध दिया है, मतलब एक स्प्रिंग की पोजीशन मैंने कैसी कर दी है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है वो स्प्रिंग जो है मैंने एक साइड से बांध दिया है, यहाँ पर फिट हुआ हुआ है वो स्प्रिंग, लेकिन एक साइड से मैंने उस स्प्रिंग को क्या रखा है, खुला। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्री पोजीशन, मतलब इस समय उसकी जो पोजीशन है वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चिपका हुआ नहीं है, यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है। तो देखो इस तरह से वो मैं सीरीज बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से बनाना, यहाँ से बना रहा हूँ, वहां से थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखो इसको मैंने एक पोजीशन से तो फिक्स कर रखा है इस वाले पॉइंट से, लेकिन इस पोजीशन से ये ढीला है, मतलब यहाँ पर बंधा हुआ नहीं है, यहाँ पर बंधा हुआ है। मुझे बताओ, तुमने स्प्रिंग तो देखा ही होगा, स्प्रिंग को जितना खोलते हैं उतना खुलता चला जाता है, कुछ समय के लिए जब तुम ताकत लगाओगे उस स्प्रिंग में तो वो खुल जाएगा, है ना, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे फिर से वो वापस चिपक जाता है। स्प्रिंग इसी तो कहते हैं, जैसे इलास्टिक में होता है, कुछ समय के लिए खींचोगे, लेकिन कुछ समय के लिए जब जैसे खींचोगे एकदम से वो फिर से चिपक जाएगा। तो देखो यहीं पर वही वाली बात हो रही है, जैसे तुम स्प्रिंग को खींच के रखोगे तब तो ये खुला रहेगा, और जैसे तुम स्प्रिंग को छोड़ दोगे ये वापस क्या हो जाएगा, आपस में टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जब हम इसको एकदम से खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, तो मुझे बताओ, जब हम इसको खोलेंगे तब तो इस तरह का गैप बनने लगेगा, है ना, और जब हम इसको छोड़ देंगे तब ये आपस में बिल्कुल चिपक जाएगा इस तरह से। जब मैं फिर से खोलूंगा फिर से ऐसे गैप बनने लगेगा, और जब मैं फिर से इसे छोड़ूंगा फिर ये आपस में इस तरह से चिपक जाएगा। तो बताओ, प्रेशर प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर प्रेशर एकदम से हाई हो जाएगा ना, क्योंकि देखो कितना कम गैप है। उसकी तरह कंपेयर करो इसको, जो मैंने तुम्हें साउंड वेव में सिखाया था, साउंड वेव में मैंने ज्यादा डॉटेड तभी तो बना रखी थी ना, जहां पर प्रेशर हाई था। तो देखो यहाँ पर ये काफी क्लोज क्लोज है, यहाँ पर ये लगभग चिपके हुए हैं, तो इस वाली चीज को बोलेंगे कंप्रेशन। और ये जो खुला वो होता है, जब खुल्लम खुल्ला होता है, गैप होता है दुनिया भर का, तो वो वाली सीरीज कहलाती है रेयरफैक्शन। तो अब तुम्हें स्प्रिंग की हेल्प से ये चीजें बतानी है जो हमने पहले बताई थी। हाँ, ये वाला डायग्राम बना लेना जो मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ वीडियो पोस्ट करके। तो तुम्हें अब रेयर फैक्शन और कंप्रेशन किसके अकॉर्डिंग दिखाने हैं, कंप्रेशन और स्प्रिंग के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 डालना। बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल ड्रॉ करा है इस समय, बहुत कम प्रेशर है ना इसमें, खुल्लम खुल्ला है आपस में, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज मैंने बनाई है, आर, रेयर फैक्शन। एक और डायग्राम ड्रॉ करो नंबर 2 में। इसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। ए, बताओ इस समय मैंने कौन सी सीरीज बनाई है, कंप्रेशन। और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं नंबर 3 में, तो देखो किस तरह से बनेगा। तो बताओ, इस सीरीज के अंदर भी कुछ रेयर फ्रैक्शन है और कुछ कंप्रेशन है। बताओ, ये रेयर फ्रैक्शन है ना, बहुत कम प्रेशर है, यहाँ पर देखो बहुत हाई प्रेशर है, फिर कम प्रेशर है, यहाँ पर कितना हाई प्रेशर है, फिर यहाँ पर तुम्हारा कंप्रेशर है। तो इस तरह की वेव क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फर्क इतना है, मैंने वहां पे साउंड की हेल्प से समझाया था, यहाँ पर मैंने स्प्रिंग की हेल्प से समझाया है। तो यही वेव क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, तो पहले ये ड्रॉ कर लो और इसके नीचे लिख लेना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर पेपर में डायग्राम बनाने को आता है तो तुम्हें ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद चौथे पॉइंट में लिखना, फोर्थ पॉइंट में फिर लिखना बाद में। लिखो,
लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं फोर्थ पॉइंट के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैं क्या लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन। तो तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। लिखो द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द वेव, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेव, the wave in which particles of the medium oscillate, particles of the medium oscillate in a direction, oscillate in the direction of the medium propagation, oscillate in the direction, oscillate in the direction of the direction, oscillate in the direction of the direction of the wave, of the direction of the wave is called longitudinal wave, is called longitudinal wave, is called longitudinal wave.